नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूँ ओमकार चौधरी। तो स्वागत कर लेते हैं पंकज विश्वास जी का। पंकज जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी ममता बनर्जी ने फेसबुक लाइव किया है और ये शौक जो है ये उद्धव ठाकरे को भी हुआ करता था एक जमाने में। वो फेसबुक पर लाइव आते थे, चीफ मिनिस्टर रहते हुए फेसबुक पर लाइव आते थे। तो ममता बनर्जी ऐसा लगता है कि जो एनडीए के अपने इंडी अलायंस के अपने सहयोगी रहे हैं, उनसे कुछ-कुछ स्टेप्स ले रही हैं। आजकल राहुल गांधी के साथ राहुल गांधी जी शब्द भी लगाती हैं और बताती हैं कि उनका फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था कि हम हैदराबाद ले जाकर के उपचार करा देंगे अभिषेक बनर्जी का, अगर यहाँ के अस्पताल आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं या यहाँ की सरकार अगर उनके उपचार में बाधक बन रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंकज जी, ममता बनर्जी ने आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली में बैठे हुए लोग भी और यहाँ शुवेंदु ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर है, तो ये सब उनके एमएलए को, उनके एमपीज़ को धमका रहे हैं और शामिल होने के लिए बाध्य कर रहे हैं और तरह-तरह से प्रलोभन दिए जा रहे हैं। कई तरह की धमकियाँ, कई तरह के प्रलोभन, उनको रिश्वत भी देने की कोशिश हो रही है, खरीदने की कोशिश भी हो रही है। तो ये सब जो पेशबंदी ममता बनर्जी ने शुरू की है, इसके पीछे क्या है? नंबर 1, नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत क्या है इनके एमएलए और एमपी की? सर, पहली बात कि आरोप सरासर झूठ है। आई गारंटी यू सर कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से झूठ बोल रही हैं। उनके अपने विधायक बीजेपी में शामिल होने के लिए जिनको जिनसे बन पड़ रहा है, जो जिसको जानते हैं, उनका पांव धर रहे हैं। वो कोई शुभेंदु अधिकारी से, कोई समीर भट्टाचार्य से, कोई किसी और से, कोई जगन्नाथ चैटर्जी से, या जो जिसको बीजेपी में जानता है, सबके पांव धर रहे हैं कि पार्टी में ले लिया जाए। बीजेपी ने इसीलिए 3 महीने का ताला लगा के रखा है कि बाद में देखा जाएगा साहब किसको लेना है। अभी तो बाढ़ आ गया है, इस तरीके की स्थिति है। सर देखिए, कोई किसी को नहीं धमका रहा है। ऋतुव्रत बनर्जी जैसा आदमी जो सीपीएम कर चुका है, सीपीएम का राज्यसभा का मेंबर था, वो तृणमूल कांग्रेस भी इतने दिनों से टीएमसी में है, उसी ने सर कंप्लेन किया है, विधानसभा में जाकर लिखित कंप्लेन किया था विधानसभा के अध्यक्ष रतीन्द्र नाथ बोस के पास कि साहब हम लोगों का जो सिग्नेचर है वो जाली किया गया है, वो फरेब है। हम लोगों ने एक जगह उनका जो हाजिरी का जो रजिस्टर है तृणमूल कांग्रेस ऑफिस में एक जगह पे, वहां से जो उनका सिग्नेचर है उसको डुप्लीकेट किया गया। उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष को उन्होंने जाके खुद किया, ये रिकॉर्डेड है विधानसभा में। ममता बनर्जी किसको उल्लू बनाना चाहते हैं? न्यूज में भी आर्टिकल अवेलेबल है, हर जगह उन्होंने खुद ये किया है। और सबसे बड़ी बात है सर कि ममता बनर्जी ने खुद उन दोनों को, जब आपने मुझे बताया कि इस तरीके की घटना हुई है, फिर मैंने चेक किया तो ममता बनर्जी ने खुद उन दोनों को पार्टी से निकाला है। ये संदीपन साहा एकडाली के विधायक हैं और ऋतुव्रत बनर्जी उलुबेरिया पूर्व के। तो अगर इनको खरीदना चाह रहे हैं अगर बीजेपी के लोग, तो वो उनको पकड़ के रखना चाहेंगे, वो खुद क्यों भगा रही? इस पार्टी में आप चोरी करें तो पार्टी आपको वाहवाही देगी, पार्टी आपको शाबाशी देगी। लेकिन कोई अगर विद इन द पार्टी भी गलत काम हो रहा है, कोई अगर ममता बनर्जी को जाके रिपोर्ट करे, कहीं पे भी जाके रिपोर्ट करे, थाने में रिपोर्ट करे, तो ममता बनर्जी उसको पार्टी से निकाल देगी। ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी बहुत सारी इस तरीके की घटनाएं हैं कि ममता बनर्जी ने, सर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब आरजी कर की घटना हुई थी उस समय ममता बनर्जी के पार्टी के ही एक शांतनु सेन हुआ करते थे, अभी तो काउंसिलर है तृणमूल कांग्रेस के कोलकाता म्युनिसिपैलिटी में, लेकिन इससे पहले वो भी राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वो चेयरपर्सन हुआ करते हैं, उनके टॉप पोजीशन पे हैं अभी भी। तो आईएमए की टॉप पोजीशन पे रहने वाला आदमी, जब उसने आरजी कर में हो रहे अलग अलग जितनी भी गलत घटनाएं हैं, जब उनके बारे में मीडिया में बात की, मीडिया से बात की, ममता बनर्जी को भी पत्र लिखा, ममता बनर्जी ने उन्हीं को हटा दिया। सर
कोई अगर पार्टी से हटाता है तो वो ममता बनर्जी हटाती है, वो भी सही काम करने पे, गलत काम करने पे नहीं। और सबसे बड़ी बात है सर, मैं आपको बता दूं कि 3 विधायक, सबसे पहली बात कि 13 विधायक को ये जो सिग्नेचर जाली वाला मामला है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, उसमें 3 विधायकों ने, ममता बनर्जी के विधायक ने ही पुलिस के सामने वीडियो इंट्रोगेशन जब हो रहा था, या पुलिस इंट्रोगेशन में नहीं कहूंगा, पुलिस उनसे जब बात कर रही थी तो पूरा वाकया वीडियो रिकॉर्ड किया गया था कि वो क्या कहना चाहते हैं विधायक। तो अरूप राय ये हावड़ा मध्य के एमएलए हैं, बहारुल इस्लाम ये कैनिंग पूर्व के एमएलए हैं, कैनिंग ईस्ट के, और सुभाषिष दास ये महेश तला के विधायक हैं। इन तीनों ने पुलिस को अपना बयान देते हुए कहा है कि साहब ये हमारा सिग्नेचर नहीं है, हमें नहीं पता कि ये सिग्नेचर यहाँ पे कैसे आया, दिस इज नॉट आवर सिग्नेचर। उन्होंने कॉन्फेस किया है, उन्होंने बताया है पुलिस को। तो कौन किसको खरीद रहा है, यहाँ खरीद फरोख्त का बात कहाँ से आ रहा है? एक जाली काम हुआ है जो तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ने खुद किया है। मैं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को ही ये पार्टी मानता हूँ। तृणमूल कांग्रेस इज इक्वल टू ममता बनर्जी एंड अभिषेक बनर्जी, एंड अदर्स आर वर्कर्स ओनली। एक कंपनी में काम करने वाला, ये लोग सिर्फ कंपनी के वर्कर हैं। तो पार्टी ने खुद जालीगिरी किया है उनके वर्कर्स के साथ। वर्कर्स बोल रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी कहाँ से आ गया, कहाँ से अमित शाह, कहाँ से नरेंद्र मोदी, कहाँ से शुभेंदु अधिकारी? शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ ये किया था इतना कि जब उनके पास आया कि ये गंभीर आरोप जब भी आता है तो वो पुलिस मंत्री को भेजा जाता है, ये कस्टम है। ममता बनर्जी के समय में भी हुआ होगा या होता था, आर्टिकल वाला भी उनको बताया गया था। तो जब पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी को एज ए मुख्यमंत्री एंड पुलिस मंत्री एज ए जब उनको रिपोर्ट किया, शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ बोला कि इसको स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बना के, एसआईटी बनाकर इसकी जांच हो। सिर्फ इतना शुभेंदु अधिकारी का अगर हरकत या शुभेंदु अधिकारी का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो बस इतना है। इसके अलावा इस प्रकरण में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का, ना अमित शाह जी का, ना शुभेंदु अधिकारी का। ममता बनर्जी इतने दिन तक जनता को तो उल्लू बनाती रही सत्ता में रहकर, हालांकि जनता उल्लू नहीं थी, हम लोगों को बस उनका वो बरगलाती थी, लोगों को सुनना पड़ता था, बस इतना ही है। ये ममता बनर्जी अब इनका झूठ, अब किसको क्या वो उल्लू बना रही है, हार चुकी है, अब भी क्यों ऐसा कर रही है पता नहीं मुझे तक। क्या ममता बनर्जी को अब एहसास हो चला है? क्योंकि 2 बार मीटिंग बुलाई गई, 20 मई को बुलाई गई, 80 में से 35 एमएलए आए। कल बुलाई गई कि अभिषेक बनर्जी पर अटैक हो गया, कल्याण बनर्जी पर अटैक हो गया, पूरे प्रदेश में हमें धरने प्रदर्शन करने हैं, आ जाओ सब इकट्ठा हो जाओ। 20 एमएलए पहुंचे, 60 नहीं आए। क्या संकेत हैं? क्या हो रहा है टीएमसी में? क्या लोगों ने ममता बनर्जी के और अभिषेक के खिलाफ एक तरह से विद्रोह कर दिया है? मूक विद्रोह है ये? सर, लोग टीएमसी के विधायक, टीएमसी के लोग ही अब टीएमसी से छुटकारा पाना चाहते हैं। टीएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो उस समय मजबूरी था लोगों का करना। अगर कोई मान लीजिए पॉलिटिक्स में रहने के लिए लोग तो जो भी राजनीति करता है उसकी तो अपनी महत्वाकांक्षा होती है। तो उस समय इस टाइप का सिचुएशन था कि बिना टीएमसी के आप पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकते। अगर आप अपोजिशन की पॉलिटिक्स करना चाहेंगे तो आपके ऊपर मल्टीपल केसेस होंगे, आपको डराया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आप एक बहुत बुरी जिंदगी जिएंगे, हमेशा डर में जीना पड़ेगा आपको। तो जो डर को उस डर को, उस चैलेंज को ले नहीं पाए लेकिन पॉलिटिक्स करना चाहते थे, वो टीएमसी के साथ भिड़ गए। सीपीएम वाले लोग भिड़ गए, कांग्रेस वाले लोग भिड़े हैं, टीएमसी के अपने लोग भिड़े हैं। टीएमसी ने एक फ्लीट तैयार किया था, गुंडों का, तोलाबाजों का, सिंडिकेट माफियाओं का एक फ्लीट उन्होंने तैयार किया था। ये तृणमूल कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया। अब जब ये प्लेटफॉर्म, इसकी जरूरत एक ही इनका जरूरत था कि पैसा उठाओ, पैसा बनाओ। टीएमसी किसी भी तरीके से पैसा बनाने का एक कांग्रेस, यानी पैसा बनाने का एक प्लेटफॉर्म था। अब वो कंपनी जिस तरीके से सर चिटफंड की कंपनी होती थी, जब डूब जाता था तो सब भाग जाते थे। जिस तरीके से चेन मार्केटिंग की एक कंपनी जब डूब जाती है तो सारे लोग भाग जाते हैं, किसी दूसरे कंपनी में चले जाते हैं। टीएमसी के साथ भी वही है। टीएमसी अब डूब गई है, ये कंपनी अब खत्म हो गई है। अब इसका फिर वापस आने का कोई आशा नहीं दिख रहा, आएगा भी नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी का 70 साल 75 साल उनकी उम्र हो गई है। अब ममता बनर्जी का करियर खत्म हो गया, 2 बार हार चुकी है, सत्ता से भी जा चुकी है, और अभिषेक मुन्ना से तो हो नहीं पाएगा। मुन्ना तो खुद
सलाइन लेके आज सोया हुआ है। जो इंसान, अमित शाह जी सर गिरफ्तार हुए थे गुजरात के मंत्री होने के बावजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय भी उन पे गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन उन लोगों ने सामना किया था। शुभेंदु अधिकारी पे 60-70 केसेस थे, उन्होंने सामना किया था। अर्जुन सिंह आज मंत्री बने हैं, अर्जुन सिंह के ऊपर 50 से ज्यादा केसेस थे, गिरफ्तार होने की नौबत आ गई थी, लेकिन उन्होंने सामना किया था, कोर्ट गए थे। लेकिन ये तो सर अपने ही घर में सोया हुआ है, उसमें भी 3-4 घर है, कभी इस घर में रहता है और बोलता है कि वो वाला मेरा घर नहीं है, फिर कभी वहां पे नोटिस आता है तो बोलता है अरे मैं तो यहाँ नहीं रहता, मैं वहां रहता हूँ। अरे जिसको पुलिस को फेस करने का हिम्मत नहीं है, वो अपोजिशन की पॉलिटिक्स क्या करेगा। बहुत सारे एमएलए गिरफ्तार हुए हैं, बीजेपी के गिरफ्तार हुए हैं, दूसरी पार्टियों के गिरफ्तार हुए हैं। एक मुस्लिम पार्टी है आईएसएफ, उसका जो नौशाद सिद्दीकी है वो भी गिरफ्तार होकर 14 दिन 15 दिन वो जेल रहा था। कोई भी, हम लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये तो गिरफ्तारी होने से भी डर रहा है। तो तृणमूल कांग्रेस के लोगों को सर समझ में आ गया है कि बुआ से तो नहीं हो पाएगा, और अभिषेक तो अभी से डर रहा है। 2 अंडे पड़े कि वो खुद बाउंसर लेके इसीलिए गया था, उसको पता था किस तरीके का कुछ होगा, तो वो डर रहा है अभी से, इसीलिए लोग सब छोड़ के जा रहे हैं। आज देखिए पहले दिन 35, उस दिन शायद थोड़ा सम्मान रखे होंगे कि चलो टीएमसी के टिकट पे जीते हैं, थोड़ा मुख्यमंत्री का सम्मान रख लेते हैं, चलो जाते हैं। अब तो वो सम्मान भी नहीं रखना चाहता, अब तो ओपनली, ये तो उन्हीं की भाषा में, मैं तो इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन ममता जी का भाषा है, अब इनके ही लोग इनके ही खिलाफ जिहाद घोषणा कर चुके हैं। अब टीएमसी में कोई नहीं रहना चाहता है सर। 1 जून को राज्यव्यापी प्रदर्शन का ऐलान इन्होंने किया था, कहीं हुआ है क्या कुछ? सर प्रदर्शन कल हुआ था, आज तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। कल आपने देखा होगा कि कल्याण बनर्जी किस तरीके से सिर्फ स्लोगन सुनते ही लुढ़क गए। मुझे तो अपने जमाने के एक फुटबॉलर का याद आ रहा था, रिवाल्डो, और अभी के जमाने का उसी ब्राजील टीम का ही एक फुटबॉलर है नेमार, जिसको चोट नहीं लगाना पड़ता है, सिर्फ उंगली भी अगर उसके खेलते वक्त उसको लग जाए तो वो लुढ़क जाता है और नाटक करने लगता है फ्री किक के लिए। तो उस फुटबॉलर की तरह मेरे जमाने का रिवाल्डो या अभी के जमाने के नेमार की तरह किसी ने उसको तो उंगली भी नहीं किया सर, सिर्फ उसको चोर चोर स्लोगन दिया, वो खुद लुढ़क गया। फिर दिख रहा था कि उसके सिर पे कुछ है नहीं, फिर वो हंसता हुआ भी दिखा कैमरे में बाद में, जब वो स्लोगन शाउटिंग बैठ के जब स्लोगन शाउटिंग कर रहा था। फिर ममता बनर्जी जब आई उससे पहले अपने सिर के ऊपर वो बैंडेज बांध लिया, ममता दीदी आने वाली है, फोटो खिंचवाना है। तो यही टीएमसी की हालत है सर, नाटक करने के लिए अलग अलग जगह पे उन्होंने कल नाटक किया है, और असित मजूमदार कल उनको डिटेन किया था, बाद में कल उनको छोड़ दिया गया। तो कल कुछ कुछ नाटक बहुत जगह पे हुआ था, लेकिन आज वो नाटक भी नहीं हुआ है। बहुत गर्मी है और इन्होंने खूब पैसा कमाया है, बिना एसी के ये रह नहीं पाते सर। कलकत्ता में उमस बनी 40-42 डिग्री की गर्मी, ये क्या झेल पाएंगे। इन्होंने 3-4 बातें कही हैं, अब जरा उसकी मेरिट पे आते हैं। इन्होंने कहा देश की दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया वो चौंकाने वाला है, और बेले व्यू अस्पताल के डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन उन्हें टीएमसी सांसद का इलाज करने के निर्देश नहीं करने के निर्देश दिए गए। ये कैसा अजीब और तानाशाही रवैया है। पहले व्यू अस्पताल के लोग पहले मेरे पैर छूते थे। आपके बिड़ला और लोढ़ा परिवारों से करीबी संबंध और कारोबारी रिश्ते थे और आप उनके सामने झुकते थे। हमारे मेयर ने सारी व्यवस्था संभाली थी। 6 महीने पहले ही हमने अपोलो अस्पताल का लाइसेंस रिव्यू किया था। मतलब कुल मिलाकर के ये अस्पताल वालों पर भी अब बरस रही हैं कि उन्होंने हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी सुविधा के अनुसार अभिषेक बनर्जी को अस्पताल में क्यों नहीं लेटा लिया बेड पर, जो हम चाहते थे कि सीआईडी की जांच से बचने के लिए उनको कम से कम अरे कोई तो भर्ती कर लो। इस मुद्रा में वो दिखाई दे रही है बैठी हुई। सर ये उस अस्पताल का रिपोर्ट है मेरे पास, एक मीडिया हाउस का रिपोर्ट है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है पेशेंट केम टू द हॉस्पिटल एंड गॉट टेक, यानी कि उसको
लिया गया था अस्पताल में, उसका उसको भर्ती लिया गया था पहले चेक करने के लिए। देयर इज नो सीरियस फिजिकल साइन ऑफ इंजुरी एक्सेप्टिंग ब्रूइजेस ऑन द चेस्ट। ब्रूइजेस मतलब छिल गया। तो ये साफ तौर पे जो लिखा है कि सीरियस कुछ इंजुरी नहीं है, वो चमड़े का ऊपर पोर्शन छिल गया था कहीं कहीं पर बॉडी पार्ट पे, वो छीना झपटी थे। लेकिन सर इसको लेके तो किसी को मतलब भर्ती नहीं किया जा सकता है ना। एक यहाँ जितने भी हॉस्पिटल है, पहली बात कि ममता बनर्जी जो कह रही है कि मैंने रिन्यू किया था, तो कोई उपकार किया है क्या? इतने हॉस्पिटल है, सब लोग फीस देते हैं, आपका वो रिन्यू करने के लिए भी वो फीस देते हैं, आपके यहाँ वो टैक्स भरते हैं। आपने कोई उपकार नहीं, उन्होंने उपकार किया है, वो अपना धंधा कर रहे हैं, आज सरकार में है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि कोई अस्पताल है, कोई भी बिल्डिंग है, वो जितना भी उसका फीस बनता है वो फीस देगी, आप उसको धंधा करने दोगे। तो इसमें कोई किसी के उपकार नहीं कर रहा था। और ममता बनर्जी का तो ये, उनका तो अपना राज्य है नहीं कि वो मोनार्क तो है नहीं, ऐसा तो नहीं कि वहां की वो रानी है, चुन के आई थी जनता से, जनता नहीं चाहती, चुन के जनता ने उनको भगा दिया, बस बात खत्म है। किसके ऊपर वो आपका उपकार कर रहे कि हमारे ये संबंध थे, वो संबंध थे? अरे भाई, तुमने इस तरीके की परिस्थिति करके रखी थी कि तुम्हारा अगर पाँव नहीं छुए तो तुम लाइसेंस रद्द कर दो, उनको धंधा करना है। सबसे बड़ी बात है कि वो पाँव छूने, वो खुद बोल रहे कि वो मेरा पाँव छूते थे, आप पाँव छुआते थे उनसे, इसका मतलब है आपने इस तरीके की डर का आतंक मचा के रखा था आपने। और एक हॉस्पिटल में 50-60 बेड है, आप एक बेड को फालतू का क्यों ऑक्यूपाई करोगे? आपको उस तरीके का इंजरी नहीं है। हेलमेट के ऊपर एक छोटा सा पत्थर लगा था, मैं सच बोल रहा हूँ, जो घटना हुआ था, किसी ने भी मारा हो, उनके ही लोगों ने मारा है, 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और उनके परिवार ने मीडिया पे कहा है कि हमारे फैमिली के मेंबर जिनको गिरफ्तार किया गया है वो टीएमसी करते हैं, हम लोग टीएमसी करते हैं, वो उन लोगों ने खुद कहा, मीडिया पे बयान है। पहली बात कि ये पूरा वाकया जो है, ये ड्रामा उन्होंने खुद रचा था, उनका हाँ। अपना ड्रामा। फिर भी जो सच है मैं वो बताता हूँ कि एक पत्थर उनके हेलमेट के ऊपर लगा, वो छोटा सा पत्थर दिखता है, और एक अंडा हेलमेट के ऊपर लगा, उसके बॉडी पे तो कहीं कुछ नहीं लगा। और छीना झपटी जब हो रहा था तो पत्रकार, उनके जो चमचे पत्रकार थे, आई रिपीट, उनके जो 3 चमचे पत्रकार वहां पे थे, उन्होंने उनको घेर के रखा था, 10 बाउंसर पे सबने उनको घेर के रखा था, उनपे एक लाठी नहीं बरपा है, एक लाठी नहीं बरसा है, कुछ नहीं लगा है, सिर्फ हेलमेट के ऊपर जो हुआ है, एक अंडा, एक छोटा सा पत्थर, जिसको हमारे देसी भाषा में, बोलचाल की भाषा में गिट्टी बोलते हैं, एक गिट्टी और एक अंडा। इसकी वजह से उसको आईसीयू में क्यों भर्ती करें? ये तो कॉमन सेंस है। तो ममता बनर्जी बकवास कर रही है, उनको पता है कि ये उनको ड्रामा इसीलिए करने का था क्योंकि आज सीआईडी ने उनको बुलाया था। तो सीआईडी ने उनको जब बुलाया था, उनको पता है कि इन्वेस्टिगेशन फेस करेंगे तो फंस जाएंगे, तो बोलेंगे क्या? क्योंकि उनका सिग्नेचर है। अब तो या तो उनको बोलना पड़ेगा कि भाई साहब मेरा सिग्नेचर भी जाली हुआ है, ये छोड़ के उनके पास सर बोलने का कुछ जगह ही नहीं है। तो इसीलिए वो, जी सर, सीआईडी की जांच से ये कब तक बच सकते हैं, कब तक भाग सकते हैं, कब तक बहाने बना सकते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं घायल हूँ, मुझ पे अटैक हुआ है, मैं बहुत सीरियस हूँ, अस्पताल भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? सर ये तब तक भागना चाहते हैं जब तक इनको कोर्ट से कोई रिलीफ ना मिल जाए। ये हाई कोर्ट जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये चाह रहे हैं कि इस केस में उनको कुछ रिलीफ मिल जाए कि आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, इस तरीके का कोई इंटरिम ऑर्डर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पास करे। इसके लिए ये पूरा नाटक रच रहे हैं। अगर रिलीफ मिल जाएगा तो दूसरे दिन ये चले जाएंगे, जब इनको कंफर्म हो जाएंगे कि गिरफ्तारी इस मामले में नहीं होगी या हार्शनेस इनके ऊपर नहीं होगा किसी भी तरीके का। हो सकता है कि लंबा इंट्रोगेशन भी ना हो, ये चाह रहे इस तरीके का, क्योंकि उन्होंने इस तरीके का रिलीफ इससे पहले भी मांगा है पुराने केसेस में। तो इसी की वजह से ये इतना नाटक कर रहा, और कोई बात नहीं। टीएमसी के जितने नेता है, जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है तो इनका तबीयत खराब हो जाता है। किसी किसी के तो ऐसे अंग में खराबी आ जाती है, ऐसा ऐसा अंग में प्रॉब्लम आ जाता है जो उस जेंडर में होता ही नहीं। तो इनके नेता इसी तरीके का आचरण करते हैं। चंद्रनाथ मंत्री, इनके चंद्रनाथ सिन्हा मंत्री थे, आए ही नहीं बहुत बार, तबीयत खराब का नाटक करके। कुछ दिनों पहले इसी बेलव्यू में भर्ती थे हमारे मदन मित्रा साहब, रतिन घोष, उनके घुटने में दर्द आ गया, ये डायबिटीज के पेशेंट निकल गए। हमारे सुजीत बोस, जो जब गिरफ्तार हो जाता है या गिरफ्तार होने का आशंका जिनके ऊपर होती है, वो
उसी समय वो उसका तबीयत खराब हो जाता है टीएमसी के लोगों का। पहले तो ये सर सरकारी अस्पताल में भर्ती हो जाते थे जब इनके पास पावर था तो। एक वुडबर्न विभाग है कोलकाता में हॉस्पिटल में, तो वुडबर्न विभाग जो है पूरा इन्होंने उसको अपने लिए पूरा सुरक्षित करके रखा था, किसी को उसमें भर्ती नहीं लेते थे। रिजर्व कर दिया था। टीएमसी के लोग रिजर्व रखे अपने लिए, रिजर्व रखा था उन्होंने। एसएसके में एक विभाग है वुडबर्न बोल के, तो वहां पर उन लोगों ने रिजर्व रखा था अपने लोगों के लिए। कोई भी किसी को भी जांच होता था उस समय, तो जांच चलता ही रहता था किसी के ना किसी के खिलाफ, तो वो भर्ती हो जाते थे वहां। फिर वहां पर ये लोग पार्टी करते थे। ये थी इनकी देखिए हालत। ममता ने क्या कहा है, जरा ये देख लेते हैं एक बार। ममता कह रही हैं, राज्य में अराजकता पूरी तरह से फैली हुई है। हिटलर ने भी ऐसा नहीं किया था। ऐसे हालात को बयां करने के लिए शब्द ही नहीं बचे हैं। इसका मतलब है कि दमन ने सारी हदें पार कर दी हैं। ये अपना शासन भूल गई क्या? और 2021 के चुनाव नतीजों के बाद जो कुछ हुआ था बंगाल में, ऐसा लगता है स्मृति दोष की शिकार हो गई हैं। कुछ उम्र बढ़ गई है, इनको याद नहीं रहा कि 5,000 परिवारों को किस तरह पश्चिम बंगाल से पलायन करना पड़ा था, असम में जाकर के शरण लेनी पड़ी थी। जगदीप धनखड़ उन दिनों यहाँ के गवर्नर हुआ करते थे, वो इनसे जहाज मांगते रहे, इनको जहाज नहीं दिया गया। वो जाना चाहते थे, उन लोगों से मिलना चाहते थे जो पलायन करने के लिए मजबूर हुए। वो बार-बार राजभवन से इनको फ़ोन करते रहे, चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन करते रहे, डीजीपी को कहते रहे कि लोगों पर अटैक हो रहे हैं, कार्यालय जलाए जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, जाकर के इनको सुरक्षा दें। कोई सुन नहीं रहा था। तो अराजकता तब थी या अराजकता अब है? सर, सबसे पहली बात कि ममता बनर्जी का कोई भी उनका पार्टी वर्कर बीजेपी के द्वारा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, नॉट ए सिंगल केस। वो अभिषेक बनर्जी जिसके घर पे गए थे, वो आदमी खुद नशेड़ी था, वहीं के लोगों ने कहा है। पुलिस के रिपोर्ट में जो पुलिस का नहीं, माफ कीजिएगा, जो रिपोर्ट आया है पोस्टमार्टम का, उसमें भी ये आया है कि वो स्ट्रोक की वजह से मरा है। अब किसी को स्ट्रोक आ जाए, इसमें बीजेपी की क्या गलती है? फिर एक मैं जिस इलाके से रहता हूँ दमदम में, वहां पे एक काउंसिलर, वहां का एक जनप्रतिनिधि, उसने खुदकुशी कर ली। वो लोगों से बहुत पैसा ऐंठा था, लोग उससे पैसा मांग रहे थे, ये सच है। लोग उसको फोन करके पैसा मांग रहे थे कि भाई मेरा आपने इतना फलाना इस काम के लिए पैसा लिया था, हमारा काम नहीं हुआ, अब पैसा वापस करो, अब आपकी सरकार नहीं है, पैसा वापस करो। तो लोग पैसा मांग रहे हैं, उसने खुदकुशी कर ली। पैसा वो चाहता तो दे सकता था, लेकिन उसने इसके बजाय खुद उसने डर के मारे खुदकुशी कर ली। इसमें बीजेपी की क्या गलती है? कोई अगर किसी को गांव वाला, आज देखिए सर बहुत जगह तोड़ फोड़ हुआ है टीएमसी के पार्टी ऑफिस में, ये सच है। क्योंकि जिनको पिछले साल में यहाँ पे आंधी आई थी, उस समय सरकारी त्रिपॉल टीएमसी के पार्टी ऑफिस में बटा था। ये सांसद विधायकों को दिया गया था इलाके में बांटने के लिए, लोगों ने बांटा नहीं, अपने ही पार्टी ऑफिस में रख लिया। अब लोगों को पता चला, जब लोग जानते हैं कि किस पार्टी ऑफिस में क्या माल वहां पे मौजूद है, तो वहां से लोग जाके लूट रहे हैं गाँव वाले। इसमें बीजेपी की क्या गलती है? बीजेपी तो पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आप जाइए वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए, और जो उपद्रवी है उनको मारा पीटा भी गया है, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। कल एक जगह पे ऐसा घटना हुआ था, तो पुलिस को ऑर्डर दिया गया था, पुलिस ने जाके लाठीचार्ज किया है। बीजेपी क्या अपने कार्यकर्ताओं पे ऊपर लाठीचार्ज करवाएगा क्या? इतना तो उनके दिमाग तो है उनके पास। अब लॉ एंड ऑर्डर के लिए मेंटेन करने के लिए जो बन पा रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने लोगों का पैसा लूटा है, कोई खुदकुशी कर ले, किसी को डर के मारे स्ट्रोक आ जाए, या कोई भाग जाए, कोई छलांग लगा ले कहीं से, इसमें बीजेपी क्या कर सकती है? और इसको वो तानाशाही बोल रहे हैं। तानाशाही तो ममता बनर्जी के दिनों का था सर, कि जब चंदन दास, हरगोविंद दास, दो बाप बेटा सिर्फ मूर्ति बनाता था, यही उनकी गलती थी। वो हिंदू था, उनके घर को पहले ही क्रॉस मार्क डाल दिया गया था। पूरे मालदा मुर्शिदाबाद में जहां जहां दंगा हुआ है, जब कभी भी हिंदुओं के घर के सामने क्रॉस कर दिया जाता था, निशान लगा दिया जाता था कि ये घर हिंदू का है, मार देते थे। उस समय सोचिए, उनको एम्बुलेंस भी नहीं, उनका गला रेता गया था, लेकिन फिर भी वो बच जाते अगर एम्बुलेंस सही टाइम पे आ जाता। पुलिस को फोन किया गया, पुलिस बोलने लगी कि
अगर हम उनको ले जाएंगे तो हमारे गाड़ी फूंक दिया जाएगा। ये लॉलेसनेस उनके जमाने में था। कोलकाता में, खुद कोलकाता में वक्फ आंदोलन के नाम पे बस तोड़ दिया गया था। ममता बनर्जी की पुलिस खड़ी होकर देख रही थी। हिंदुओं, जिस हिंदुओं के जो हिंदू ड्राइवर थे, अब पता ही है कि सबको पता है कि हिंदू अपनी गाड़ी में भगवान का मूर्ति रखते हैं, छोटी मूर्ति रखते हैं। जिनके जिनके गाड़ी में भगवान की मूर्ति थी, सारे बसों को तोड़ दिया था और उन्होंने अपना झंडा, वो हरा झंडा, अपना झंडा वहां पे लहराया था। ये लॉलेसनेस था। आज कोई कर सकता है क्या ऐसा? किसी का वो हिम्मत होगा? आज देखिए, सबको आदमी को सबको हेलमेट लगा के घूमना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि हिंदू हेलमेट लगाएंगे, कोई और हेलमेट नहीं लगाएगा, कोई सिर्फ टोपी लगा के घूमेगा, फतुआ पहन के घूमेगा, ऐसा नहीं है। आज बंगाल में अगर कानून व्यवस्था है तो आज है। उनके जमाने में तो सिर्फ गुंडाराज और दीदी का राज था। पंकज जी, क्या होने जा रहा है टीएमसी का, ममता बनर्जी का और अभिषेक बनर्जी का? सर, वही होने जा रहा है जब टाइटैनिक डूब गई थी। उस समय टाइटैनिक पे चढ़े हुए लोग जिस तरीके से अलग अलग नाव की खोज कर रहे थे, लाइफ बोट की खोज कर रहे थे, टीएमसी में भी वही हालत है। टीएमसी डूब चुकी है। जो जिस पार्टी में जिसको बन पाएगा वहां पे भाग जाएंगे। मैक्सिमम लोग बीजेपी में आने की कोशिश कर रहे हैं, जो हो नहीं पाएगा क्योंकि मैक्सिमम इनके लोग चोर हैं। बीजेपी सबको लेगी नहीं। अगर किसी को लेगी भी एक्सेप्शनल केस में, कब लेगी नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जब भी लेगी, तो जिनके ऊपर केसेस नहीं होंगे, जो खराब में अच्छे होंगे, जो खराब में अच्छे होंगे, उनको बीजेपी लेगी। हो सकती है कि पॉलिटिकल कोई अगर जरूरत हो इनको लेने से, क्योंकि अभी भी बीजेपी मान लीजिए कि लोकसभा में कमजोर है, 240 सांसद है। अगर 10-20 इधर से मिल जाए तो उनका भी कुछ फायदा हो जाए, तो हो सकता है कुछ सांसद को वो ले। हो सकता है, मेरे नजरिए से कुछ सांसद को ले। जो मुझे ज्यादा लगता है कि अलग एक पार्टी, टीएमसी टूट के एक अलग पार्टी बनने जा रही है। एक अलग पार्टी में ये चले जा सकते हैं, कुछ लोग कांग्रेस में चले जा सकते हैं। इनके 30 से ज्यादा मुसलमान विधायक हैं। हो सकता है अलग मुस्लिम पार्टी में वो चले जाए, कोई आईएसएफ में चला जाए, कोई हुमायूं कबीर की जनता पार्टी में चला जाए, किसी को मीम अच्छा लग जाए। हो सकता है कि इस तरीके का अलग अलग ये पार्टी सब टूट जाएगी, अलग अलग टुकड़ों में ये टूटेगी। ये तो तय है, क्योंकि इनके पार्टी के लोगों का ममता बनर्जी के ऊपर कोई इनका फेथ नहीं है। आप सर आज की वीडियो में आप सुनिएगा उनकी, ममता बनर्जी ने 20 मिनट के बाद उन्होंने एक जगह पे कहा है कि मुझे नेताओं पे भरोसा नहीं है, मुझे अपनी पार्टी के वर्कर्स पे, बांग्ला में कर्मी बोलते हैं, तो अपने पार्टी के वर्कर्स पे ऊपर मुझे भरोसा है। जो नेता तो आते हैं जाते हैं, उन्होंने खुद कहा, ये उनकी बात है कि ये लोग कोई कांग्रेस से आए हैं, कोई सीपीएम से आया था, नेता आता है चला जाता है लेकिन वर्कर रह जाता है। तो ममता बनर्जी सर समझ गई है, उनके जो विधायक है, उनके जो सांसद है, उनके जो जनप्रतिनिधि अलग अलग पॉलिटिकल बोर्ड्स पे हैं या लोकल बॉडीज में हैं, ये सब चले जाने वाले हैं। इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनके पार्टी के जो निचले तबके के जो जिनका ममता बनर्जी पे फैसिनेशन था, तो उनको वो पकड़ के रखना चाहते हैं। किस कोई चला जाए, लेकिन जो रह जाए उसको अपने आंचल में वो समेट के वो रखना चाहती है। और जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, इसकी कोई खास हाईलाइट? मैं एक जगह देख रहा था कि एक ऐसी महिला को भी मंत्री बनाया गया है जो घरों में मेड का काम करती थी। कलिता तो माझी ये, उनका जी जी, तो ये एक विशेष मैसेज देने में कभी भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व चूकता नहीं है साहब। सर, ये तो सही है। और देखिए सर, आज जब मंत्रित्व जो मंत्रिमंडल की घोषणा हुई है, उसमें नॉर्थ बंगाल से लेके सारे जिलों का एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, पहली बात। और हर अलग वर्ग के लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। कोई डॉक्टर है, कोई क्रिकेटर है, कोई शिक्षक है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को पार्टी विथ डिफरेंस कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है। और इससे पहले भी ऐसा नहीं कि बीजेपी में आपको करोड़पति होना पड़ेगा पार्टी का टिकट लेने के लिए, जिस तरीके से टीएमसी में होना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। तो इससे पहले भी बीजेपी ने जो है, जो लोअर मिडिल क्लास नेताओं को या पार्टी वर्कर्स को टिकट दिया था। इस बार भी उन्होंने दिया है कलिता माझी को। इसके पहले भी चंदना बावड़ी, वो भी घर घर काम करती थी, वो भी दहाड़ी की मजदूर थी, वो खेतों में काम करती थी। उनको
पार्टी में लिया था, उनको टिकट दिया था, जिता के भी लाया था बांकुड़ा। इस बार भी वो जीती है। और कविता माझी वो तो हाउसमेट थी, लोगों के घर घर काम करती थी, उनको मंत्री के रूप में लिया है। लेकिन सर वो शिक्षित औरत है बहुत, उनसे अगर बात कीजिएगा तो पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि उनको राजनीति की समझ नहीं है या जनरल नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं है। शी इज अ वेरी गुड लेडी, जिसको राजनीति की अच्छी समझ है और जनरल नॉलेज, वो सब कुछ उनको, उनका सब एक अच्छे नेता के तौर पर उसको आप देख सकते हैं। और सारे वर्ग को इसमें एकत्रित किया गया है मंत्रिमंडल में। तो ये एक अच्छा मूव है, मुझे लगता है कि नॉर्थ बंगाल से लेकर साउथ बंगाल हर जिले का इसमें रिप्रेजेंटेशन है, ताकि किसी एरिया को ये ना लगे कि हम लोगों को छोड़ दिया गया। जिस तरीके से ममता बनर्जी के टाइम पे आप देखिएगा कि सिर्फ साउथ कोलकाता का रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा था, उसके बाद नॉर्थ 24 परगना का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा था। मतलब साउथ बंगाल का रिप्रेजेंटेशन हेवी रिप्रेजेंटेशन था, जिसकी वजह से नॉर्थ बंगाल के लोग काफी नाखुश थे ममता बनर्जी से कि हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। नॉर्थ बंगाल को हमेशा ममता बनर्जी ने एक वहां के लोगों को दोयम दर्जे के नागरिक की तरह वो ट्रीट करती थी, या उन वहां के लोगों को भी यही लगता था कि हम लोगों को अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं किया है, उन्होंने दीपक बर्मन से लेके शंकर घोष से लेके सारे नॉर्थ बंगाल के लीडर को, जो भी वहां के उम्दा लीडर्स हैं, सबको रिप्रेजेंटेशन दिया है। इस बार मंत्रिमंडल में भी उनको जगह दिया गया है। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज पर डिस्कशन करने के लिए और हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।